नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब अगर हम इस ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करना चाहें तो इसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल के मोशन को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा पॉइंट कंसिडरेशन में लेते हैं जहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि इस पूरे ब्लॉक का मास कंसनट्रेटेड है एट दिस सिंगल पॉइंट, और इसी सिंगल पॉइंट पे हम इस वेलोसिटी v को कंसिडर करके इसके मोशन को एनालाइज करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट हमारी हेल्प करता है मोशन को एनालाइज करने में, ठीक है, हमारी डिफ़िकल्टी को कम करता है। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इफ़ वी कंसिडर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स देयर इज़ वन पॉइंट इन इट विच बिहेव्स एज the entire mass of system is concentrated there, this point is called center of mass। मतलब center of mass ऐसा point है जहाँ पर हम उसके एंटायर मास को कंसनट्रेटेड कंसिडर करके उसके मोशन को एनालाइज करते हैं। सो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोशन को एनालाइज करना डिफ़िकल्ट है, तो हम एक ऐसा पॉइंट कंसिडरेशन में लेते हैं जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इसका पूरा मास कंसनट्रेटेड है और उसके मोशन को एनालाइज करते हैं। तो नॉर्मली जब भी हमें गिवन होता है कि किसी भी बॉडी पे, मास पे या व्हीकल पे कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, वेलोसिटी लग रही है, तो उसका मतलब होता है कि वो वेलोसिटी या वो एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रहा है? हमारे सेंटर ऑफ मास के, और हम पूरे मोशन को एनालाइज करते हैं। तो अब हमें समझ आता है कि इन जनरल हमें जो भी गिवन प्रॉब्लम्स होती हैं सब में जो मोशन है वो हम सेंटर ऑफ मास का कंसीडर करते हैं, ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। अच्छा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे? फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल कंसिडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। देन suppose we have a system of large number of particles like this block, it has large number of particles, and if we need to find this position of center of mass, तो हम कैसे निकालेंगे? Then the continuous bodies, it's like okay, it's a continuous body, like हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? ऐसे ही अगर हमें एक n पार्टिकल्स दिए गए हैं लाइक द स्प्रेड, तो हम उसका कैसे निकालेंगे? ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉक है ना, अगर हम इसको ब्लॉक को कंसीडर करते हैं जहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या नॉन यूनिफॉर्मली भी चलेगा, प्रोवाइडेड हमें वहाँ पर उसका रो गिवन हो इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस। सो यहाँ पे अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या रो गिवन है हमें, तो हम इसको मानेंगे कंटिन्यूस बॉडी। लेकिन अगर हमें ऐसा कोई ब्लॉक गिवन है लाइक जिसमें बहुत से पार्टिकल्स को रखा गया है, और तो उस केस में हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, हम इसको कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। अच्छा, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स की बात करें, टू पार्टिकल सिस्टम, सपोज हमारे पास में ये एक टू पार्टिकल सिस्टम है m1 और m2, जिसमें है m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है और m2 का पोजीशन वेक्टर r2 है। इन दैट केस द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय फ्रॉम दिस ओरिजिन, दिस इज आवर ओरिजिन 0 0, सो इट विल बी गिवन बाय m1 r1 प्लस m2 r2 by m1 प्लस m2। x कंपोनेंट विल बी गिवन बाय m1 r1 की जगह x1, m2 x2 by m1 प्लस m2। y कंपोनेंट विल बी गिवन बाय m1 y1 प्लस m2 y2 by m1 प्लस m2। ना सपोज ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ये ऐसे ना होकर एक्स वाई प्लेन में ना होकर जस्ट एक सिंगल एक्सिस के अलोंग हो, लाइक वी से आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस सिस्टम जहाँ पे मेरे दोनों मासेस एक्स एक्सिस के अलोंग हैं, एक मास है हमारा x इक्वल टू 0 पे, एक मास है हमारा x इक्वल टू t पे। इस केस में हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का। ओके, वी विल सिंपली राइट वेक्टर, फॉर वेक्टर वी राइट i कैप, दैट्स इट। और वी नीड टू फाइंड दिस x, कि हमारा पोजीशन वेक्टर इस एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा। उस केस में x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय m1 x1, दिस थिंग m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। फाइन, नाउ वी विल एनालाइज। देखो मास m1 तो हमारे कहाँ पे लाई कर रहा है? सेंटर पे लाई कर रहा है, 0 0 पे, ठीक है। इस केस में ओरिजिन पे लाई करने की वजह से इसका x कंपोनेंट क्या हो गया? 0, ठीक है, पोजीशन इसकी x पोजीशन 0। m2 मास कहाँ पे है? d डिस्टेंस पे, सो इसकी x पोजीशन क्या हो गया हमारे पास में? t, ठीक है। तो हमारे पास XCOM क्या आएगा? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डी बाई m1 प्लस m2। XCOM इज m2 d बाई m1 प्लस m2। अच्छा, अब ये देखो कि ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ से निकली है? सेंटर ऑफ मास, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ से दे रहा था? ओरिजिन से दे रहा था। हमारे यहाँ पे ओरिजिन क्या है? ये है। तो इसका मतलब है हमारा सेंटर ऑफ मास ना, मास m1 से इस डिस्टेंस पे है। ये जो हमने वैल्यू निकाली,
ये किसकी है, दिस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस m1 मास। अगर हमें सेम चीज़ करनी है तो हम m2 से पोजीशन निकाले सेंटर ऑफ मास की, तो सो दैट विल बी d माइनस दिस xcum, है ना। m2 से अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, d माइनस xcum। ओके, सो हमारे पास में दोनों से आ गई, लाइक जो m1 मास है उससे इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये आ गई, और दूसरे मास से निकालनी है तो हम उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने वही कर रखा है यहाँ पे इस केस में कि हमारे पास m2 से अगर हमने निकाला पोजीशन सेंटर ऑफ मास की, सो d माइनस xcum जो हमने लिखा था, एंड दैट विल बी m1d बाई m1 प्लस m2। एक चीज़ हमने देखा, लाइक जस्ट टू सिंप्लीफाई चीज़ों को लर्न करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, कि अगर हमारे m1 मास से पोजीशन निकालते हैं हम सेंटर ऑफ मास की, दैट विल बी m2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन दैम डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। लेकिन ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ जब भी वैलिड है जब दोनों एक ही लाइन में हो, वो एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं, ठीक है, ना कि वो लाइक एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में दोनों लाई कर रहे हैं, और ओरिजिन हम इस मास पे कंसीडर कर रहे हैं। m2 के लिए हम कैसे लिखेंगे, m1 इंटू डी बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगर एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि m1 से उसका डिस्टेंस ये है, m2 से इसका डिस्टेंस ये है, ठीक है। अगर हम एक चीज़ माने, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी चीज़ को लेकर, कि हम x की जगह इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज करनी चीज़ों को r मान के चलते हैं। अगर इस डिस्टेंस को दोनों के बीच में पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस m1 से कितना है, r1 है, और m2 से कितना है, r2 है। सो हमारे पास में r1 कितना आया, m2, लाइक m1 से डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया था, m2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, इस m2 से r2 सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस विल बी m1 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, इस r1 को अगर हम m1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव m1 m2r बाई m1 प्लस m2, फाइन। सिमिलरली r2 को अगर हम m1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी m2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो हियर इज आवर r2 एंड मल्टीप्लाइड बाई m1, सॉरी m2, इट विल गिव मी m1 m2 d बाई r m1 प्लस m2। सो इस केस में लिखेंगे हम m2 विल बी m1 m2r by m1 plus m2। So we can see that m1 into r1 equal to m1 plus m2। देखो m1 into r1 is this, m2 into r2 is this, so m1 into r1 is m2 into r2, ठीक है। now हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड। अच्छा, हमारे पास में दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास 1 किलोग्राम है, एक का मास 2 किलोग्राम है, आर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3 मीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। नाउ वी आर हैविंग ए फॉर्मूला दैट this position of center of mass from this mass m1, like if this is m1, this is m2, then position of center of mass from m1 will be m2 d by m1 plus m2। अच्छा जी, अगर हम 1 किलोग्राम मास से पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो दैट विल बी गिवन बाई m2 यानी 2 इंटू दिस d, डिस्टेंस बिटवीन दैम 3 बाई m1 प्लस m2। अच्छा जी, ये चीज़ हम इधर से देखते हैं अभी, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, लाइक इट विल बी, अगर 1 किलोग्राम मास से निकालेंगे तो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम बाई 1 प्लस 2, ठीक है। सो इट विल बी 6/3 एंड इट विल कम आउट टू बी 2 मीटर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ना मेरा, वो इस 1 किलोग्राम मास से कितनी डिस्टेंस पे है, x1 डैश कितना है हमारे पास में 2 मीटर, x2 डैश विल बी टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम माइनस दिस डिस्टेंस, सो इट विल कम आउट टू बी 1 मीटर। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, xcum विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। अच्छा, x1 क्या है, हम यहाँ पे ओरिजिन को कंसिडर कर लें, अगर ये पॉइंट हम ओरिजिन मान के चलें, 1 किलोग्राम मास अगर 0 0 पे लाई कर रहा है, उस केस में इसकी पोजीशन क्या आई, x1 विल बी 0, फाइन। अच्छा, x2 विल बी दिस 3 मीटर्स, सो इट कैन बी रिटर्न एज m1 x1 इज 0, अच्छा x2 इज 3, ओके। सो ये टर्म 0, सो ये फिर से अगेन क्या बनता हमारे पास में m2 x2 बाई m1 प्लस m2। यहाँ से हमें x1 डैश की वैल्यू मिल गई, लाइक हमारे पास में क्या कोऑर्डिनेट आ गया उसका, ठीक है, सेम। सो सिमिलरली हमने x2 डैश निकाल लिया, ओके।
नाउ अगर हमारे पास में जस्ट हमने 2 पार्टिकल सिस्टम को कंसिडरेशन में लिया, अगर हमारे पास में n पार्टिकल्स हैं जिनके मासेज हैं m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn एंड पोजिशन वेक्टर्स आर गिवन बाई r1 r2 अप टू rn as their position vectors at a given instant of time. The position vector RCOM of the center of mass of the center of mass of system is given by, देखो हमारे पास में 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या था, m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2. n पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सिंपली m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू सो ऑन mn rn बाई m1 प्लस m2 अप टू mn. अच्छा, अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन mn xn बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन mn. y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो r को y से रिप्लेस कर देंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू सो ऑन mn yn बाई m1 m2 m3 एंड सो ऑन, लाइक टोटल मास. ये चीज़ तो हमारे पास टोटल मास है ना सिस्टम का, जो भी सिस्टम अपने को गिवन है उसका टोटल मास ही तो है ना. फाइन. अच्छा जी, यहाँ से हमें अगर उसका जेड कंपोनेंट निकालना है 3D में अगर है तो इट विल बी ऑल्सो गिवन इन सिमिलर वे. अब हम अगला सवाल देखते हैं. द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स m1 इज़ 1 किलोग्राम, m2 इज़ 2 किलोग्राम, m3 इज़ 3 किलोग्राम, r1 r2 एंड r3 आर गिवन रिस्पेक्टिवली. फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. हमने भी क्या देखा, r वेक्टर COM इज़ m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू सो ऑन एंड देन m1 m2 m3 सब प्लस होके अप टू mn. सो इन दिस केस ऑल्सो हमारे पास 3 पार्टिकल हैं तो हम क्या लिखेंगे, m1 r1 m2 r2 m3 r3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3. हमारे पास m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, m3 की वैल्यू है, दैट आर गिवन बाई 1 2 3 किलोग्राम्स एंड r1 वेक्टर r2 वेक्टर एंड r3 वेक्टर ये भी हैं. वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो हमें क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर, सॉरी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल गया. नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 4 पार्टिकल्स ऑफ मास इच m 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट 4 वर्टिसेज A B C D. ठीक है, इसका मतलब A पे 1 किलोग्राम, B पे 2 किलोग्राम, C पे 3, D पे 4. ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ साइड 1 मीटर. स्क्वेयर की साइड दी गई है अपने को 1 मीटर है. फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल. फाइन. चलो जी, अब हम देखते हैं कि ये कैसे बोल रहा है. हमें एक स्क्वेयर कंसीडर करना है 1 सेंटीमीटर साइड का. तो फॉर ओन कन्वीनियंस हम इसको कहाँ पे कंसिडरेशन में लेते हैं, ओरिजिन पे बनाते हैं. ठीक है, एक्स एंड वाई. नाउ 0 0 ABCD बना, साइड कितनी 1 सेंटीमीटर, तो अगर ये वाला है 0 0 तो ये कितना हो गया 1 0. सिमिलरली ये कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और वाई 1, सो 0 1 एंड यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 1 1 है तो 1 1 हो गया. जैसे हमें बोला गया है सवाल में, तो हमने 1 2 3 4 के मासेज रख लिए. ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 1 मीटर है. ठीक है जी. अच्छा, हमें क्या पता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बाई m1 प्लस m2 m3 m4 सबका एडिशन. फाइन. अच्छा, अब वैल्यूज डाल देंगे हम लोग तो एक्स कंपोनेंट मिल गया अपने को. लाइक यहाँ से इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 0. सिमिलरली वाई सेंटर ऑफ मास के लिए मास इस हमारे पास है ही 0 0 1 एंड 1. तो हमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट मिल जाएंगे सेंटर ऑफ मास के. ऐसे ही अगर ये ना ऐसे हमारे पास क्यूब होता तो उस केस में हमारे पास जेड कंपोनेंट और निकालना पड़ता. सिर्फ बात इतनी सी है. ठीक है, इट्स लाइक कि हमारे पास में ये है. तो इस केस में हमें एक्स वाई के साथ साथ जेड कंपोनेंट भी निकालना पड़ता है. ठीक है, ये